बलिया से 100 किलोमीटर दूर बसे चकिया गांव में रात 9 बजे के बाद कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता था और उस बूढ़े बरगद के पेड़ के पास से तो कोई दिन में भी नहीं गुजरता था, क्योंकि गांव में फैला था एक डायन का खौफ। एक राहगीर जिसने गलत रास्ता चुन लिया था, जब बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसे एक बड़ी लुभावनी आवाज सुनाई दी। उसके सामने बेहद खूबसूरत औरत थी। राहगीर उस औरत के हुस्न को देख पागल हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उस औरत ने उस राहगीर को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया कि डायन आजाद हो गई है। दूसरी तरफ अभिमन्यु नाम का एक रौबदार पुलिस वाला इन मौतों की गुत्थी सुलझाने के लिए चकिया गांव के लिए निकल चुका था। भरी दोपहर में एक बस बलिया के बस अड्डे पे रुकी और उसमें से करीब 6 फीट लंबा आदमी बाहर निकला। उसने एक कसी हुई शर्ट पहन रखी थी और आंखों पे काला चश्मा लगा रखा था। उसका नाम अभिमन्यु था और वो करीब 28 साल का एक युवा पुलिस ऑफिसर था। अभिमन्यु भीड़ को चीरता हुआ किसी तरह टैक्सी स्टैंड तक पहुंचा, लेकिन जब उसने टैक्सी वालों को चकिया गांव चलने के लिए पूछा तो कोई उस गांव जाने के लिए तैयार नहीं दिखा। उस गांव का नाम सुनते ही हर टैक्सी वाले के चेहरे पे एक डर सा फैल जाता और वो मना कर देते। ये देख अभिमन्यु को थोड़ा अजीब लगा। काफी मशक्कत के बाद अभिमन्यु को एक मजबूर टैक्सी वाला मिला जो बलिया से चकिया जाने के लिए राजी हुआ, लेकिन 2 गुने किराए की शर्त पर। टैक्सी चली तो ठंडी हवा के झोंकों ने अभिमन्यु को एक झपकी लेने पे मजबूर कर दिया। उसकी आंख लगी ही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो मोबाइल स्क्रीन पे उसका कलीग विनीत का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने कॉल रिसीव किया और मजाक में ताना मारते हुए बोला, साले कभी चैन से सोने मत देना। उधर से विनीत हंसते हुए बोला, जैसे तुम्हें चकिया गांव में बड़ी चैन की नींद मिलने वाली है, और करो रेड, फिर इनाम में ऐसा ही गांव मिलेगा जिसको मैप पे भी नहीं खोज पाओगे। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगा। अभिमन्यु बोला, अगर एक और रेड करनी पड़े तो वो भी करूंगा, फिर क्यों ना मुझे बरमूडा ट्रायंगल जाना पड़े। एटलीस्ट मैं अपना हर काम ईमानदारी से तो करता हूँ, बाकी टीम की तरह डरकर या किसी के दबाव में आकर नहीं। इस बार विनीत थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, जैसे कि ये ताना अभिमन्यु ने उससे ही मारा हो। जानता हूँ 8 महीने में ये तुम्हारा 6ठा ट्रांसफर है, पर कोई बात नहीं। अब चकिया गए हो तो प्लीज कोई ऐसा वैसा काम मत करना वहाँ, जिससे एक नई मुसीबत खड़ी कर लो। बाय द वे, सुना है तुमसे पहले 6 लोगों ने यहाँ जाने से मना कर दिया था। लोग कहते हैं ये गांव थोड़ा अजीब किस्म का है और मर्डर्स भी वहाँ अजीब तरीके से हो रहे हैं। राज क्या है इसका? और लोग तो कहते हैं कि वहाँ किसी। विनीत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अभिमन्यु उसकी बात काटते हुए बोला, स्टॉप इट विनीत, इन सब डायन चुड़ैल की पिछड़ी सोच वाली बातों पे तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? और वैसे भी मुझे चकिया की हिस्ट्री और जियोग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ उन मर्डर्स की जड़ तक पहुंचना चाहता हूँ। अभिमन्यु के मुंह से डायन चुड़ैल का नाम सुनकर ड्राइवर के माथे से हल्का पसीना टपकने लगा और आंखों में डर दौड़ गया। इधर विनीत बोला, ऑल द बेस्ट माय फ्रेंड, और मजे लेते हुए बोला,
और अगर तू डायन से जिंदा बच गया तो उम्मीद है जल्दी मुलाकात होगी। इसके बाद विनीत ने बाय बोल के फोन कट कर दिया। अभिमन्यु ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। गाड़ी धीमे धीमे चकिया गांव की तरफ बढ़ती रही और देखते देखते मील के पत्थर भी कहने लगे कि चकिया गांव में आपका स्वागत है। अक्सर लोगों को अपने गंतव्य पे पहुंच के बड़ी खुशी होती है, मगर गाड़ी के ड्राइवर को देखकर बिल्कुल विपरीत प्रतीत हो रहा था, मानो उसे कुछ बहुत बुरा होने का अंदेशा हो रहा हो। ड्राइवर के माथे से टपकता पसीना उसके अंदर उबल रहे डर के गुब्बार को साफ झलका रहा था। और तभी अचानक एक लाल दुपट्टा उड़ता हुआ गाड़ी के शीशे पे आ गिरा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी रोड से नीचे उतरते हुए एक छोटे से पेड़ से जा टकराई। धमाके की आवाज से अभिमन्यु की नींद खुली। उसने घबराते हुए बाहर देखा तो रात हो चुकी थी। उसने ड्राइवर से हड़बड़ाहट में पूछा, ये कैसे हुआ? ड्राइवर जैसे डर के मारे सीट पर जम गया हो। वो घबराते हुए बोला, साहब, एक लाल कपड़ा आया और फिर अचानक टायर पंचर हुआ और फिर। बोलते बोलते ड्राइवर का गला मानो जैसे डर और घबराहट से सूख सा गया हो। अभिमन्यु विंडो से बाहर देखते हुए बोला, वैसे हम हैं कहाँ? ड्राइवर जवाब देते हुए बोला, हम चकिया गांव में आ चुके हैं साहब। अभिमन्यु ने विंडो से बाहर इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। अभिमन्यु बोला, टायर बदल दो जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएगा। ड्राइवर थोड़ा दबी आवाज में बोला, साहब, वो गाड़ी में स्पेयर टायर नहीं है। ये सुन अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, That's not my problem. जो भी करना है करो, मुझे अगले 15 मिनट में यहाँ से निकलना है बस। ड्राइवर घबराकर बोला, साहब, इस टाइम पर मैं किसी को ढूंढने नहीं जाऊंगा। अभिमन्यु उस पे चिल्लाते हुए बोला, क्यों? तुम कहीं के राजा हो क्या? ड्राइवर ने डर के मारे बस ना में अपना सिर हिला दिया, जो देख अभिमन्यु समझ गया कि क्या बात है। उसे ताना मारते हुए अभिमन्यु बोला, लगता है तुमने भी इस बकवास कहानी पे भरोसा कर लिया है कि यहाँ 9 बजे के बाद बाहर निकलना खतरनाक है। ड्राइवर ने डरते हुए हामी भरी और हिचकिचाते हुए बोला, चकिया गांव में घुसते ही लाल दुपट्टा गिरना, नए टायर का पंचर होना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता साहब। और अगर आप इतने दबंग हैं तो आप ही कोई मदद ढूंढने क्यों नहीं जाते? आपके पास तो पिस्तौल भी है, फिर आपको किसका डर? वो ड्राइवर पर आग बबूला होते हुए बोला, अगर तुम अपनी टैक्सी में एक स्टेपनी रखने की अकल लगाते तो अब तक हम टायर बदल चुके होते और मैं अपने बिस्तर पर सोया होता। ड्राइवर घबराया हुआ दबी हुई आवाज में अपनी गाड़ी देखते हुए बोला, साहब, आप इन बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। 9 बजने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी कुछ कीजिए। अभिमन्यु अपनी किस्मत को कोसता हुआ टैक्सी से बाहर निकला। वहां संकरी खाली गलियों के अलावा उसे और कोई नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। अभिमन्यु इधर उधर भटक कर एक दोराहे पर आ पहुंचा, जहां उसे अलग अलग दिशाओं में जाते हुए 2 रास्ते नजर आए। दोनों रास्ते अजीब से थे और लगभग एक समान थे। उसे समझ नहीं आया कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़े। वो मन ही मन सोचते हुए बोला, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है।
अलग मुसीबत है। कुछ सोच वो उन दोनों में से एक रास्ते पर बढ़ चला। ये वही रास्ता था जिस पर वो खौफनाक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। अभिमन्यु किस खतरे की तरफ बढ़ रहा था, इसका उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अभिमन्यु उस रास्ते पर चलते हुए उसी खौफनाक दिखने वाले बूढ़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जिसका खौफ पूरे गांव में फैला था। उसने भी हैरानी से उस विशालकाय पेड़ को देखा, जिसकी जड़ों के आसपास बहुत सारे लाल धागे बिखरे हुए पड़े थे। उसे ये सब देख के बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। ये इतने सारे लाल धागे क्यों पड़े हैं यहाँ? उसने मन में ही सवाल किया और फिर उस पेड़ को गौर से देखने लगा। वो पेड़ अजीब सा, डरावना और काली रात में किसी भयानक साए जैसा लग रहा था। पेड़ की जटाएं जमीन तक फैली हुई थी और उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे किसी के काले लंबे बाल बिखरे हुए हों। अभिमन्यु बड़े ध्यान से उस पेड़ को देखते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। अभी अभिमन्यु को दूर से आती एक औरत की आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी आवाज, जैसे कोई धीमे स्वर में मंत्रों का जाप कर रहा हो। अभिमन्यु ने चौकन्ना होते हुए अपनी पिस्तौल निकाल ली और धीमे कदमों से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे आवाज की तरफ बढ़ रहा था, वो आवाज और भी बुलंद होती जा रही थी। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही अभिमन्यु उस आवाज के एकदम करीब पहुंचा, उसे सामने एक औरत बैठी हुई दिखी। उस औरत ने साड़ी पहनी हुई थी और सर पर लाल दुपट्टा डाला हुआ था। उल्टी दिशा में बैठे होने के कारण उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। वो दबे स्वर में एक मंत्र का जाप करते हुए झूम रही थी। अभिमन्यु दबे पांव उस औरत के करीब बढ़कर उसे पीछे से छूने ही वाला था कि तभी उसे एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चौंक कर अभिमन्यु उस चीख की तरफ भागा, लेकिन वहां पहुंच उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो मन ही मन हैरानी में बोला, चीख तो यहीं से आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। ये सब हो क्या रहा है? इसके बाद वो वापस उस औरत की तरफ भागा जो बैठी मंत्रों का जाप कर रही थी। लेकिन अभिमन्यु जब वहां पहुंचा तो वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक लाल दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। अभिमन्यु के मन में कई सवाल उठने लगे। कौन थी वो औरत? ऐसे अचानक कहां गायब हो गई? वो ऐसी सुनसान जगह क्या कर रही थी? और फिर वो चीख किसकी थी? वो तेजी से चल के टैक्सी के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देख वो सुन्न रह गया। ड्राइवर गाड़ी के बाहर बेजान सा जमीन पे पड़ा था। अभिमन्यु ने जल्दी से उसकी नब्ज चेक की तो वो चल रही थी। उसने थोड़ी राहत की सांस ली और तुरंत ही गाड़ी के अंदर से पानी की बोतल ला ड्राइवर के मुंह पे पानी की कुछ छींटे मारी। कुछ ही पलों में ड्राइवर को होश आ गया। अपने सामने अभिमन्यु को देख उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट के रोने लगा। ये देख अभिमन्यु हैरान रह गया। ड्राइवर रोते हुए बोला, साहब
प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, ये जगह ठीक नहीं है साहब। अभिमन्यु उसे शांत कराते हुए बोला, क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? तुम बेहोश कैसे हो गए? और आखिर इतना डरे हुए क्यों हो? ड्राइवर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और जुबान लड़खड़ा रही थी। वो कांपती आवाज में बोला, आप जब चले गए थे तब मैं गाड़ी में ही था। तभी अचानक से एक भयानक काला साया मुझे मेरी गाड़ी की तरफ आता हुआ दिखा। वो साया मेरे इतना करीब आ गया कि एक पल को लगा कि अब तो मेरी मौत पक्की है। डर के मारे मैं जोरों से चीखने लगा और फिर अचानक से वो साया गायब हो गया। ये सुन अभिमन्यु सोच में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अजीब सा बरगद का पेड़, नीचे बिखरे मोटे लाल धागे, लाल दुपट्टा ओढ़े उस औरत का अचानक गायब होना और फिर ड्राइवर के पास एक काले साए का आना। आखिर चक्कर क्या था? इन सब घटनाओं से इतना तो अभिमन्यु समझ चुका था कि ये चकिया गांव अपने अंदर कई सारे राज दफन किए हुए हैं, जिनको एक एक करके उसे उजागर करना था। वो सोच ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर टीआई दशरथ दहिया का नाम फ्लैश हो रहा था। 50 वर्ष के दशरथ दहिया चकिया गांव के थाना इंचार्ज थे। उनको पुलिस की नौकरी में इंटरेस्ट कम, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा था। अभिमन्यु ने फौरन कॉल रिसीव की और बोला, जय हिंद सर, ये आपने कहाँ लाके पटक दिया सर जी? टीआई दशरथ अपने घर में खाना खाते हुए बोले, क्या हुआ भाई? तुम तो 2 घंटे पहले पहुंचने वाले थे। अभिमन्यु बुरी तरह थक चुका था और उसी थकी हुई आवाज में बोला, क्या बताऊं आपको सर, यहाँ के रास्ते इतने खराब है कि चकिया में एंटर करते ही गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया। किसी को ढूंढने निकला तो एक मक्खी तक नहीं दिखी। इंसान तो बहुत दूर की बात है। वापस आया तो ड्राइवर बेहोश पड़ा था, अब भी होश में आया है। दशरथ ये सुनकर हैरान रह गए और बोले, ड्राइवर बेहोश हो गया? लेकिन कैसे? अभिमन्यु बोला, वो सब मैं आपको फुर्सत में बताता हूँ, फिलहाल तो उसे यहाँ से निकलना है इसी वक्त। ये सुन उधर से दशरथ ने पूछा, कहाँ हो तुम अभी? अभिमन्यु ने एक नजर अपने चारों तरफ देखा और सोचने लगा कि वो कहाँ है, ये कैसे बताए। तभी उसे दूर वो दोराहा नजर आया जिसमें से एक रास्ता उस बरगद के पेड़ की तरफ ले जाता था। वो तुरंत बोला, सर मैं वो एक दोराहे के पास हूँ जहाँ से एक रास्ता सीधे उस अजीब से बरगद के पेड़ की तरफ ले जाता है। उस बरगद के पेड़ का नाम सुन टीआई दशरथ की जैसे सांस अटक गई। खाने का निवाला मुंह तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। वो खाना निकलते हुए बोले, तुमने उस पेड़ के भी दर्शन कर लिए? अभिमन्यु को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, कमाल है सर जी, मैं यहाँ मुश्किल में फंसा हुआ हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। ये सुन दशरथ बोले, अरे नहीं भाई, वैसे मैंने सरपंच जी को भेज दिया है तुम्हारी खोज में। वो आते ही होंगे वहाँ, और तुम्हारे रहने का इंतजाम एक गेस्ट हाउस में करवा दिया है। चलो फिर कल मिलते हैं। ये कह के टीआई दशरथ ने फोन कट कर दिया। कॉल कट होते ही अभिमन्यु को दूर से एक मोपेड की आवाज सुनाई दी जो उसकी तरफ ही बढ़ी आ रही थी। कुछ ही पलों में उसे सरपंच मिथिलेश शंकर, जो कि करीब 60 वर्ष के थे, मोपेड पे सवार उसकी तरफ आते दिखाई दिए। उनको देख अभिमन्यु को थोड़ा सुकून मिला। सरपंच ने अपनी मोपेड बीच सड़क पे खड़ी टैक्सी के पास रोकी और इंजन बंद करके
वो मोपेड से उतरे। उन्होंने कुर्ता पैजामा पहन रखा था और गले में गमछा डाला हुआ था। उनका हट्टा कट्टा शरीर देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो 60 पार कर चुके हैं। सरपंच अभिमन्यु को नमस्कार करते हुए बोले, दशरथ जी पिछले 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब आप नहीं पहुंचे तो उन्होंने फोन करके हमें बोला कि आपका पता लगाऊं। फोन भी नहीं लग रहा है आपका। यही एक जगह बची थी और आप मिल गए। ये सुन अभिमन्यु बोला, सरपंच जी मैं पहुंच जाता पर टैक्सी का टायर पंचर हो गया और फिर यहाँ आसपास कुछ था भी नहीं। सरपंच ने ड्राइवर को स्पेयर टायर न रखने के लिए डांटा और उसे यहीं रुकने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि वो किसी को उसकी मदद के लिए भेजेंगे। लेकिन ड्राइवर वहां रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसकी डर से हालत खराब हो रखी थी। अभिमन्यु ने कुछ सोचते हुए पूछा, सरपंच जी ये आपके गांव में लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? प्रॉब्लम क्या है? सरपंच ये सुनकर चिंता और घबराहट से भर गए। अभिमन्यु ने उनकी चिंता नोटिस की और उसी समय सरपंच ने भी अभिमन्यु की तरफ देखा, जो उनको बड़े ध्यान से देख रहा था, जैसे कि कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तुरंत ही सरपंच अपने चेहरे का तनाव कम करते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, अरे आप किन बातों में पड़ गए इंस्पेक्टर साहब? रात बहुत हो गई है। चलिए मैं आपको गेस्ट हाउस तक ले चलता हूँ और ड्राइवर की मदद के लिए मैं किसी को भेज दूंगा। ये कहते हुए सरपंच अपनी मोपेड की तरफ बढ़ चले। अभिमन्यु को सरपंच के स्वभाव में ये अचानक बदलाव थोड़ा खटक सा गया। कहीं अभिमन्यु ने पढ़ा था कि शब्दों से ज्यादा कई बार व्यक्ति के हाव भाव उसके बारे में बता जाते हैं। अभिमन्यु उस पेड़ को देख मन ही मन हैरानी में बोला, क्या है ये पेड़ की कहानी? और वो औरत कौन थी जिसे मैंने वहां देखा था? आखिर क्यों हर कोई इतना डरा हुआ है? क्या इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्या अभिमन्यु इस गांव में हो रही हत्याओं की गुत्थी को सुलझा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। सिर्फ चकिया की डायन, एपिसोड 3। मदद की तलाश में अभिमन्यु उस बूढ़े बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा, जहां रात में क्या दिन में लोग जाने से घबराते थे। वहीं उसका पाला एक रहस्यमयी औरत से पड़ा। वो उस औरत के पास पहुंचा ही था कि उसे एक चीख सुनाई दी। वो उस दिशा में भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और जब वो वापस उस औरत के पास आया तो वो भी गायब थी। वहां बस एक लाल दुपट्टा पड़ा था। अभिमन्यु हैरान सा टैक्सी के पास गया तो ड्राइवर बेहोश पड़ा था। होश में आने के बाद ड्राइवर ने बताया कि उसने एक साए को देखा था। तभी वहां गांव के सरपंच आ पहुंचे और जब अभिमन्यु ने उनसे यहाँ फैले हुए खौफ का कारण पूछा तो उन्होंने बात को टाल दिया। अभिमन्यु को साथ आने को बोल सरपंच अपनी मोपेड की तरफ बढ़ चले। फिलहाल अभिमन्यु ने सरपंच के साथ जाना ही ठीक समझा। उसने ड्राइवर को एक भरोसे के साथ वहीं वेट करने को कहा। बेहद डरा हुआ ड्राइवर गाड़ी को पूरे तरीके से लॉक करके अंदर ही बैठ गया। अभिमन्यु ने उसे ढांढस बंधाया और अपना बैग उठाकर सरपंच के पीछे चल दिया। मोपेड चकिया गांव के बीच से होते हुए एक तरफ बढ़ चली। पूरे गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा था।
सिर्फ कुछ एक घरों में रोशनी दिख रही थी, बाकी सारा गांव अंधेरे में था। अभिमन्यु की नजर पूरे गांव को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने नोटिस किया कि ये गांव बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि गांव में लगभग 40 से 50 घर ही थे और उनमें रहने वाले परिवारों के हिसाब से गांव की आबादी अधिक नहीं थी। गांव में सरपंच की ही चलती थी और एक लंबे समय से चकिया गांव के यही सरपंच बनते आए थे। कुछ ही देर में मोपेड एक अच्छे खासे बड़े से घर के आगे रुकी, जिसमें एक कमरे से रोशनी आ रही थी। सरपंच और अभिमन्यु मोपेड से उतरे और घर की तरफ बढ़ चले। अभिमन्यु ने घर देखकर थोड़ी राहत की सांस ली और मन ही मन बोला, चलो, थैंक गॉड, इस गांव में कम से कम एक घर तो है ढंग का। सरपंच अभिमन्यु का मन पढ़ते हुए बोले, चिंता ना करो इंस्पेक्टर साहब, अच्छी जगह रुकने की व्यवस्था की है आपकी। यहाँ मास्टर नीची रहती है। आपका गेस्ट रूम बगल वाला है, आइए। सरपंच जैसे ही उस घर के बड़े से लोहे के गेट के पास आकर रुके, अचानक बिजली चली गई और हर तरफ गुप्त अंधेरा छा गया। अभिमन्यु उनके पीछे था। सरपंच ने दरवाजा पीटते हुए आवाज लगाई, मास्टरनी जी, ओ मास्टरनी जी। अगले ही पल अंदर से एक औरत की आवाज आई, आ रही हूँ। वो औरत बड़बड़ाते हुए बाहर आई और बोली, क्या मुसीबत है, ये लाइट को अभी जाना था। वो किसी तरह लोहे के गेट की तरफ बढ़ी। इधर मास्टरनी जी के आने की आहट पाकर सरपंच ने अपने मोबाइल की टॉर्च चला ली। वो गेट खुला और इससे पहले कि मास्टरनी की शक्ल दिखती, उसने अपने चेहरे के सामने अपने हाथ कर लिए, जिससे उसका चेहरा ढक गया। वो बोली, सरपंच जी, ये टॉर्च बंद कर लीजिए, नहीं तो कीड़े आ जाएंगे, बड़ा परेशान करते हैं। अभिमन्यु के कानों में जब ये आवाज पड़ी तो वो चौंक गया और फौरन मास्टरनी की तरफ पलटा, लेकिन तब तक सरपंच ने टॉर्च बंद कर ली थी। इस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन जाने क्यों मास्टरनी की आवाज ने अभिमन्यु के मन में एक खलबली सी मचा दी, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कि अभिमन्यु का उस आवाज से, उस औरत से कोई पुराना नाता हो। उसे वो आवाज बड़ी ही जानी पहचानी सी लगी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने वो आवाज पहले कहाँ सुनी थी। तभी सरपंच बोले, मास्टरनी जी, मैं इंस्पेक्टर साहब को लेकर आया हूँ गेस्ट हाउस में रहने के लिए। ये सुन मास्टरनी बोली, अच्छा, वही जिनके बारे में आप बता रहे थे। अभिमन्यु अभी सोच में ही डूबा था। तभी मास्टरनी उसकी तरफ देखते हुए बोली, गेस्ट रूम को मैंने साफ करवा दिया है, आज का खाना भी बना दिया है, कमरे में ही रखा है, लेकिन कल से सब कुछ खुद ही मैनेज करना होगा, ठीक है ना? अभिमन्यु की तरफ से कोई जवाब न आता देख सरपंच हंसते हुए बोले, किस सोच में डूब गए इंस्पेक्टर साहब, खाना बनाना नहीं आता क्या? अभिमन्यु ये सुन थोड़ा झेप गया और बोला, जी, थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू मैम, इतना सब करने के लिए। अभी मास्टरनी अभिमन्यु की आवाज सुनकर चौंक गई। उसे भी लगा जैसे उसने ये आवाज पहले कहीं सुनी है, लेकिन अंधेरे के कारण दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। अभिमन्यु बोला, वैसे ये लाइट कब तक आएगी? सरपंच हंसते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब, ये लाइट बड़ी टेढ़ी चीज है, हो सकता है तुरंत आ जाए, हो सकता है सारी रात ना आए। अभिमन्यु परेशान होकर बोला,
इस गर्मी में फिर कैसे नींद आएगी? ये सुन मास्टरनी बोली, ज्यादा गर्मी लगे तो छत पर चारपाई पड़ी है, वहां आराम से ठंडी हवा में आप सो सकते हैं। अभिमन्यु ने थोड़ी राहत की सांस ली और बोला, थैंक यू सो मच मैम। मास्टरनी दोनों को गुड नाइट बोलकर अंदर चली गई। सरपंच भी विदा लेते हुए बोले, अभी इजाजत दीजिए, मैं दशरथ जी को फोन करके बता दूंगा कि आप सही सलामत पहुंच गए। अभिमन्यु बोला, सरपंच जी, वो ड्राइवर, उसकी मदद के लिए किसी को भिजवा दीजिएगा। सरपंच आश्वस्त करते हुए बोले, उसकी फिक्र आप ना करें, हम उसको सही सलामत घर पहुंचा देंगे। जिस तरह सरपंच ने ये बोला, अभिमन्यु को एक पल के लिए लगा कि जैसे सरपंच उसको कुछ कर न बैठे। अभिमन्यु अपने इस ख्याल को पीछे छोड़ते हुए गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ गया। इधर सरपंच भी अपनी मोपेड पे सवार हो वहां से निकल गए। अभिमन्यु मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां खिड़की से मध्यम सी चांद की रोशनी आ रही थी। अभिमन्यु उस खिड़की की तरफ बढ़ा और वहां से बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर उसे एक सुनसान सा रास्ता नजर आया और तभी अचानक उसकी नजर एक जगह जाकर रुक गई। जब उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो उसे सामने वही बड़ा सा बरगद का पेड़ नजर आया जो उसने कुछ समय पहले देखा था। अभिमन्यु उस पेड़ को देख मन ही मन फिर वो बात दोहराई, आखिर क्या है ये पेड़ की कहानी और वो औरत कौन थी जिसे मैंने वहां देखा था। अभिमन्यु ने ठान लिया कि वो जल्द से जल्द इन सब सवालों के जवाब खोज के रहेगा। उसके बाद अभिमन्यु मेज पर रखी खाने की थाली पर टूट पड़ा, क्योंकि दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था। खाना खत्म करके वो सीधा छत पे निकल गया, क्योंकि इतनी गर्मी में कमरे में सो पाना आसान नहीं था। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी। वो वहां चारपाई पर बैठा ही था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। कॉल उसकी माँ सरला देवी का था। अभिमन्यु कॉल रिसीव करते हुए बोला, प्रणाम अम्मा। उधर से चिंता भरी आवाज आई, अच्छे से पहुंच गए बेटा? तुमने तो एक कॉल भी नहीं किया, कब से ऐसे चिंता में बैठे थे। बोला था मुझे भी साथ लिए चलो, लेकिन तुम्हें कहाँ अपनी अम्मा की सुननी है। अभिमन्यु थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, क्या अम्मा, यहाँ कोई पिकनिक मनाने थोड़ी ना आया हूँ जो पूरे घर को साथ लेता चलूं। काम से आया हूँ और आराम से मैं पहुँच गया हूँ, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उधर से सरला देवी परेशान लहजे में बोली, अरे कैसे न चिंता करूं, तू एक तो अभी भी वही पुरानी बात मन में लिए बैठा है। जानता है, उसकी वजह से मेरा मन तुझ में ही लगा रहता है। ये सुनकर अभिमन्यु का मन उचट सा गया। वो झल्लाते हुए बोला, अम्मा, मैंने कितनी बार बोला है, उस एक साल पुरानी घटना के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। आप क्यों बार बार वही बात खोजती रहती है। अभी रखता हूँ फोन, कल कॉल करूंगा। ये बोल अभिमन्यु ने कॉल कट कर दी। वो कुछ देर वहीं परेशान सा आसमान की तरफ देखता रहा, फिर चारपाई पर लेट गया। थका होने के कारण उसे तुरंत ही नींद आ गई। कुछ घंटों बाद अभिमन्यु की अचानक नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। उसका गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी उसे याद आया कि पानी तो कमरे में भी नहीं है। अभी इतनी रात को मास्टरनी को जगाना उसे ठीक नहीं लगा। तभी उसकी नजर बगल वाली छत पर गई, जिस पर पड़ी एक चारपाई पर
कोई चादर ताने सोया हुआ था। अभिमन्यु दबे पांव उस छत के थोड़ा करीब गया तो देखा कि चारपाई के पास पानी का एक जग और एक ग्लास रखा हुआ था। ये देख अभिमन्यु झट से दीवार लांघकर उस छत पे जा पहुंचा और वो जैसे ही जग उठाकर पानी पीने को हुआ तब भी पीछे से अचानक उस पे एक डंडे से जोरदार वार हुआ। दर्द से अभिमन्यु की चीख निकल गई और पानी का जग उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। पीछे से एक औरत की चीखती हुई आवाज आई। चेहरे पर पड़ी। अभिमन्यु का चेहरा देख मास्टरनी के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। उसकी बोहें तन गईं और चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ तक पहुंच गए? अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया। वो इधर उधर देखते हुए बोला, आप किससे बात कर रही हैं? मास्टरनी अभी गुस्से में ताना मारते हुए बोली, इतने भोले बनने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु मास्टरनी के ऐसे व्यवहार को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी लाइट आ गई और छत पे लटक रहा बल्ब जल उठा। बल्ब की रोशनी में पहली बार अभिमन्यु ने मास्टरनी का चेहरा देखा। गोरा रंग, नीली समंदर सी गहरी आंखें और 70s की हीरोइन हेलेन की तरह कंधे छूते हुए छोटे बाल। अक्सर फिल्मों में ऐसे खूबसूरत चेहरे को देख के हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है, मगर यहाँ अभिमन्यु को जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा और वो कांपती आवाज में बोला, प्रीति, तुम? दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरने लगे जैसे कच्चा चबा जाएंगे। आखिर ऐसा क्या है इन दोनों के बीच? क्या अभिमन्यु और प्रीति का है कोई पुराना संबंध? तभी अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अगर मुझे पता होता तुम यहाँ रहती हो, मैं कभी यहाँ नहीं आता। प्रीति भी गुस्से में उबलते हुए बोली, तो अब पता चल गया ना कि यहाँ कौन रहता है। अब फौरन निकलो मेरे घर से, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए मेरे हाथों। अभिमन्यु भी तमतमाते हुए बोला, हाँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। तुम जैसी पागल के साथ भला रह ही कौन सकता है? ये बोल अभिमन्यु वहां से गेस्ट हाउस वाली छत की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से प्रीति की गुस्से में बरसती हुई आवाज आई, ए मिस्टर, सुबह तक तुम जैसे इंसान को मेरे लिए झेलना भी बहुत मुश्किल है। तुम अभी के अभी निकलो मेरे घर से।
ये सुन अभिमन्यु मुड़ा और उसने प्रीति को अंगारे बरसती आंखों से देखा, जैसे कि वो अब भी उसको नोच खाएगा। और फिर चिल्लाते हुए बोला, क्या मतलब, मुझ जैसे इंसान को झेलना? प्रीति अभी तंज कसते हुए बोली, मतलब तुम जैसे घटिया, लालची और धोखेबाज इंसान। और सुननी है अपनी तारीफ, या इतना काफी है? ये सुन अभिमन्यु का खून खौल उठा, लेकिन कुछ सोच उसने खुद को काबू में किया और तुरंत वहां से चला गया। प्रीति उसे घूरते हुए देखती रही। आखिर क्या नाता है प्रीति और अभिमन्यु के बीच? क्यों ये एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं? अभिमन्यु गुस्से में तुरंत अपने कमरे में आया और अपना सामान तेजी से पैक करने लगा। अभिमन्यु खींचते हुए खुद से बातें करने लगा। समझती क्या है अपने आप को? पकड़ तो देखो। और इस पागल के साथ मिलना भी हुआ तो इस अजीब से गांव में। अपना सामान उठाकर अभिमन्यु फौरन वहां से निकल गया और सीधा टीआई दशरथ के घर जा पहुंचा। कुछ देर दरवाजा खटखटाने के बाद दशरथ बड़बड़ाते हुए आधी नींद में बाहर आए और बोले, क्या आफत है? कौन है भाई? अभिमन्यु उन्हें सैल्यूट करते हुए बोला, सर, मैं अभिमन्यु। दशरथ उसे देख हैरानी में बोले, अरे तुम्हारे रहने का इंतजाम तो करवाया था ना मैंने, क्या हुआ? अभिमन्यु ने उनको सारी बात बता दी और फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सर प्लीज मुझे आपके घर में रहने दीजिए। मैं उस पागल औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। टीआई दशरथ को यकीन नहीं हो रहा था कि अभिमन्यु प्रीति के बारे में ऐसा बोल रहा है। वो थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन सब में जरूर तुम्हारी ही कोई गलती होगी। अभिमन्यु झट से बोला, नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए। दशरथ बोले, मास्टरनी प्रीति तो देवी का साक्षात रूप है। मैं नहीं मान सकता कि वो कहीं भी गलत हो सकती है। तुमने ही कुछ गड़बड़ किया होगा, इसीलिए उन्होंने घर से निकाल दिया तुम्हें। अभिमन्यु हैरान होकर मन ही मन बोला, देवी का रूप माय फुट। इन्हें मैं क्या बताऊं कि वो लड़की किसी चुड़ैल से कम नहीं है। दशरथ उसे समझाते हुए बोले, देखो अभिमन्यु, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच क्या मामला है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। अभी जाओ अपने गेस्ट हाउस में, फिर देखेंगे। ये सुन अभिमन्यु तुरंत बोला, सर प्लीज मेरी मजबूरी समझिए, ये सच है, हम दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है और मैं वहाँ रहकर इस केस पर काम नहीं कर पाऊंगा। दशरथ उसकी बात काटते हुए बोले, तुम्हें यहाँ सिर्फ केस सॉल्व करना है, रिश्तेदारी नहीं बनानी। वैसे भी पूरा दिन तुम चौकी में रहोगे और प्रीति मैडम स्कूल में, तो दिक्कत क्या है? अभिमन्यु थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, अच्छा सर, कम से कम आज रात के लिए तो रुक लेने दीजिए, कल मैं कोई और जगह देख लूंगा। दशरथ उसे बाहर ले जाते हुए थोड़ा धीमे आवाज में बोले, अरे यार समझा करो, मैं खुद मजबूर हूँ। कल सुबह मेरी सास आ रही है और अगर तुम चाहते हो कि मैं घर से निकाल दिया जाऊं तो बेशक यहाँ रहो। अभिमन्यु उनकी मजबूरी समझ गया, इसलिए वो कुछ पल के लिए चुप हो गया और उस पल को कोसने लगा जब उसे चकिया गांव जाने का ऑर्डर मिला था। दशरथ अभिमन्यु को समझाते हुए बोले, बात मानो मेरी, कुछ दिन तक वहीं रहो। मैं भी प्रीति मैडम से बात करूंगा और वो अगर फिर भी नहीं मानी तो मैं पक्का दूसरी जगह तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा दूंगा। अभिमन्यु ने मायूसी में हामी भरी, क्योंकि बात मानने के अलावा उसके पास दूसरा उपाय नहीं था। दशरथ आगे बोले, सुनो,
तुम कल सुबह जल्दी पुलिस चौकी जाकर केस के जो भी पेपर्स हैं वो पढ़ना शुरू करो। हमें जल्द से जल्द इन मर्डर्स की जड़ तक पहुंचना है। इसके बाद वो थोड़ा दबी आवाज में बोले, गांव वालों का कहना है ये आम मर्डर्स नहीं है, किसी डायन का काम है। सर, आप भी इन बेकार की बातों पे भरोसा करते हैं? बिल्कुल नहीं, तभी तो तुम जैसे काबिल और होनहार इंस्पेक्टर को लगाया है इस केस पर। अब जाओ, मैंने तुम्हारी मदद के लिए एक हवलदार को भी बुलवाया है। वो कल ही बलिया से आ जाएगा। साथ रहेगा तो तुम्हारी भी कुछ मदद हो जाएगी, समझे? जी सर, अभिमन्यु बोला और सैल्यूट करके वहां से निकल गया। वो काले आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने जो उस प्रीति जैसी मनहूस लड़की से फिर पाला पड़ गया। अगली बार वो कुछ भी उल्टा सीधा बोली तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अभिमन्यु एक बार फिर प्रीति के घर की तरफ बढ़ गया। रात के करीब 12 बज रहे थे। आधी रात को चकिया गांव और भी ज्यादा भूतिया लगने लगा था। अभिमन्यु अकेले ही सुनसान सड़क पे निडर होकर आगे बढ़ा जा रहा था। उसको कभी किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं रहा था। अभिमन्यु प्रीति और अपनी किस्मत को कोसता हुआ आगे बढ़ रहा था। उससे कुछ किलोमीटर दूर एक अधेड़ उम्र का आदमी पैदल एक तरफ चला जा रहा था। उसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था और वो अपने कदमों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा था। वो आदमी मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मेरी रक्षा करना। उस चुट्टन के चक्कर में वापस आने में बहुत देर हो गई। बस कैसे भी आज किसी तरह सही सलामत उस डायन से बचा के जिंदा घर पहुंचा देना। तभी पीछे से किसी के गुजरने का एहसास हुआ, लेकिन जब वो मुड़ा तो पीछे गहरे सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। वो भगवान का नाम जपते हुए अब तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलते ही रास्ते में उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या दिखा उस रास्ते पे? क्या होने वाला है उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ? क्या इस आदमी का हश्र भी पहले इंसान जैसा होगा या अभिमन्यु इसे बचा पाएगा? कौन है ये डायन और वो क्यों मार रही है गांव के लोगों को? क्या अभिमन्यु इस राज से पर्दा उठा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ